औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके साथ एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक के साथ अक्सर बेशतर आपका वास्ता केमिस्ट्री में पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने टॉपिक का नाम लिखा है हाउ टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं एलिमेंट्स का। तो सिंपली मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए हमारे पास सर्टन रूल्स हैं। रूल्स फॉर राइटिंग डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। रूल्स फॉर राइटिंग डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, arrangement of electrons in various shells, subshells and orbitals of an atom। तो इस सिलसिले में आप जैसा जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ी है। एटम के दो हिस्से होते हैं, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसके बाहर जो होते हैं वो शेल्स होते हैं, और जो शेल होते हैं वो आप जानते हैं के शेल है, एल शेल है, एम शेल, एन शेल वगैरह हैं। तो ये जो शेल्स हैं, ये शेल्स हमने पढ़ा है, दे आर मेड अप ऑफ सब शेल्स। जैसे के शेल जो है, इसमें एक ही सब शेल है, दैट इज़ एस सब शेल, उसको हम 1s सब शेल कहते हैं। इसी तरह से दूसरा शेल जो है, जिसको हम एल शेल कहते हैं, उसमें दो सब शेल हैं, एक है 2s, दूसरे को हम कहते हैं 2p। इसी तरह से एम शेल जो है, उसमें तीन सब शेल हैं, 3s, 3p और 3d। इसी तरह से एन शेल जो है, उसमें चार सब शेल हैं, 4s, 4p, 4d, वालेकुम अस्सलाम, 4d एंड 4p। एन शेल जो है, इसमें चार सब शेल हैं, 4s, 4p, 4d एंड 4p। इसी तरह से एन शेल के बाद ओ शेल आता है, उसमें है 5s, 5p, 5d, 5p, यहाँ 4d, 4f है, फिर सॉरी 4s, 4p, 4d एंड 4f। इस तरह से 5s, 5p, 5d एंड 5f। फिर इसी तरह आगे भी है। इसी तरह से ओ शेल के बाद एन शेल है, MnO, P शेल है। P शेल में 6s, 6p, 6d, फिर 6f, फिर 6g, 6 सब शेल, छठा शेल है, इसमें 6 सब शेल होंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ही लिखे हैं, तो क्योंकि हमें 3 सब शेल्स की ही ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आगे ज़रूरत लिखने की नहीं है। इसी तरह से क्यू शेल जो है, 7वां शेल, उसमें है 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h। तो इस तरह से आप जान गए कि जो न्यूक्लियस के बाद जो शेल्स होते हैं, वो शेल्स कितने हैं, किस शेल में कितने सब शेल हैं, ये आप पहले से जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि सब शेल जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो उसमें जो एस सब शेल है, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, सिफरिकल ऑर्बिटल। तो ये पी सब शेल जो है, चाहे 2p है, 3p है, 4p है, 5p है, पी सब शेल जो होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 ऑर्बिटल्स। ये आप जानते हैं, एक हम px कहते हैं, py और pz, px, py एंड pz। इसी तरह से डी सब शेल जो है, दैट इज़ मेड अप ऑफ 5 ऑर्बिटल्स, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। इनके नाम भी आप जानते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इसी तरह से एफ सब शेल जो है,
दैट इज मेड अप ऑफ 7 ऑर्बिटल, उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस तरह से जो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। एक ऑर्बिटल में, सब शेल में या शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो वो अरेंज करना कि किस शेल में, किस सब शेल में और ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, आप जानते हैं कि जो शेल होता है, एक शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ये बात याद रखिए। ए शेल कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2n²। ये बोहर्स फार्मूला है। बोहर्स फार्मूला हमें बताती है कि एक शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैंने बता दिया यहाँ पर 2n², आप याद रखेंगे। n जो है इट इज़ द नंबर ऑफ शेल। सपोज अगर k शेल है तो n का वैल्यू है फॉर k शेल 1, तो इस तरह से बनेगा 2n/1², दैट इज 2। यानी k शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप l शेल देखेंगे, दैट इज 2n/2², 2n/2², दैट इज 2⁴ इस तरह से l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। m शेल जो होगा 2n/3², 2n/3², तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। n शेल जो है 2n/4², दैट इज 16 × 2, 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह ओ शेल जो आएगा उसमें आएगा 2n/5², दैट इज 50। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि किस शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज गिवन बाय द फार्मूला 2n²। ठीक। तो अब दूसरी बात यह है कि जिस वक्त हम इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करेंगे इन वेरियस ऑर्बिटल्स एंड सब शेल्स, जब सब शेल्स में हमें इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हो, तो इसके लिए हमें एक रूल है जो आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए फिर से लिख रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड एज अब्बा प्रिंसिपल। अब्बा प्रिंसिपल जो है, दैट विल हेल्प अस टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सब शेल्स ऑफ एन एटम। तो अब्बा प्रिंसिपल जो है ये कहता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग टेक्स प्लेस थ्रू द लीस्ट पाथ ऑफ एनर्जी। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस थ्रू लीस्ट पाथ ऑफ एनर्जी, या आप सिंपल फॉर्म में ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंटर्स दैट सब शेल फर्स्ट विच हैज मिनिमम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एंटर्स दैट सब शेल फर्स्ट विच हैज मिनिमम एनर्जी। यानी आपके पास बहुत सारे सब शेल्स अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो उस सब शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। जब वो ऑर्बिट सब शेल कंप्लीटली फिल हो जाएगा, उसके बाद दूसरे सब शेल में चला जाएगा जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, उसके बाद तीसरे में चला जाएगा। वही हो गया फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस थ्रू लीस्ट पाथ ऑफ एनर्जी। इन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस शेल में जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एंटर्स दैट सब शेल फर्स्ट फॉर एनर्जी इज मिनिमम। उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन चला जाता है पहले जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस सब शेल की एनर्जी कम है, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में पहले जाएगा। तो इसके लिए भी यही अब्बा प्रिंसिपल रूल है, या इसको हम n+l रूल भी कह सकते हैं। n+l रूल, n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो है ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है। हमें देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n+1 फॉर ए पर्टिकुलर सब शेल। जिस सब शेल के लिए n+l का वैल्यू कम होगा उसी की एनर्जी कम होगी। अब अगर दो सब शेल्स के लिए n+l का वैल्यू सेम आता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन पहले उस सब शेल में जाएगा जिसके n का वैल्यू कम होगा। तो दिस वैल्यू ऑफ n+l helps us to calculate the energies of various subshells। तो इसके लिए अब ये रूल आप याद रखें, the electron enters that subshell first for which n+l is minimum।
फॉर विच वैल्यू ऑफ n प्लस l इज मिनिमम। तो फिर if n plus l is same for two subshells, then electron enters that subshell first for which n is minimum। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूं। मिसाल तौर पर अगर आपके पास शेल है 1s और 2s और 2p, आपको देखना है पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें से किस सब शेल में चला जाएगा। तो इसके लिए हम n प्लस l का वैल्यू देखेंगे। 1s के लिए n प्लस l का वैल्यू जो है दैट इज 1 प्लस 0, क्योंकि जो 1s है 1 जो है इट इज़ n, वैल्यू ऑफ n, और s जो है ये s सब शेल है, s सब शेल के लिए l का वैल्यू 0 होता है। तो दैट मीन्स 1s इज इक्वल टू 1 प्लस 0 दैट इज 1। इस तरह अगर 2s लेंगे तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू फिर 0 है, तो ये आ गया 2। अब अगर 2p देखेंगे, इसके लिए n का वैल्यू 2 है और p का वैल्यू 1 है, दैट इज 3। अब आप देख लीजिए इन तीन सब शेल्स में आपको n प्लस l का वैल्यू आ गया। एक जगह वैल्यू 1 के बराबर है, दूसरी जगह 2 के बराबर, तीसरी जगह 3 के बराबर। अब इन तीन वैल्यूज़ में से सबसे कम वैल्यू n प्लस l का आता है 1s के लिए, उसके बाद 2s के लिए, उसके बाद 2p के लिए। इसका मतलब ये हुआ जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग शुरू करेंगे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में। तो इस तरह से हम n प्लस l का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते जाएंगे फॉर डिफरेंट सब शेल्स, तो हमें एक अरेंजमेंट हासिल होगा जिसकी बुनियाद पर हम इलेक्ट्रॉन एटम में अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है इसमें आप आगे जाके देख लेंगे। तो मिसाल तौर पर एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पर 2p हमने लिखा। अब 3s के लिए कैलकुलेट कीजिए। 3s में आएगा वैल्यू 3 प्लस 0 दैट इज 3। तो आप देख लीजिए यहाँ पर दो सब शेल हैं जिनमें n प्लस l का वैल्यू सेम है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि अब इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा या 3p में जाएगा। ये जो हमारा रूल है, ऊपर वाला रूल, जहाँ इसमें हमने लिखा है कि अगर n प्लस l का वैल्यू सेम होगा फॉर टू सब शेल्स, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सब शेल में चला जाएगा जिसका n का वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर n प्लस l दोनों जगह पे सेम वैल्यू है 3, मगर 2p के लिए n का वैल्यू जो है वो 2 है और 3p के लिए 3s के लिए 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ 2p के लिए n का वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा, उसके बाद 3s में जाएगा। अब देख लीजिए जो शेल नंबर 3 है इसमें 3s है, फिर 3p है, फिर 3d है, फिर 4s है। अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे 3s के बाद हम देखेंगे 3p का वैल्यू दैट इज 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, फिर 3d का वैल्यू दैट इज 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, फिर 4s का वैल्यू 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देख लीजिए फिर से हमने जो n प्लस l का वैल्यू है कैलकुलेट किया किसके लिए, 3p के लिए, 3d के लिए, 4s के लिए। 3p के लिए वैल्यू 4 है, 3d के लिए 5 है, 4s के लिए 4। इसका मतलब ये हुआ जब इलेक्ट्रॉन 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा बल्कि 4s में चला जाएगा, क्योंकि 4s के लिए n प्लस l का वैल्यू 4 है, जबकि 3d के लिए वैल्यू 5 है, यानी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ 3d की एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 4s, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा फिर वापस 3d में चला जाएगा। तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस है, पहले तो लगता था कि सीक्वेंस चलती है 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p, पर यहाँ फिर 3p में हमें मालूम है 3d भी हमारा इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं जाता है बल्कि चौथे शेल में जाता है 4s में, फिर 3d में। तो इस तरह से ये जो अरेंजमेंट है ये बाद में इधर उधर हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है सब शेल्स में। फिर उन सब शेल्स का वो अरेंजमेंट, वो सीक्वेंस याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए n प्लस l का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे इट टेक्स टाइम। तो इसलिए इस टाइम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं। उस डायग्राम के मुताबिक आप ये सीक्वेंस आराम के साथ हासिल कर सकते हैं। आप देख लीजिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है कि इस शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, के शेल में 1s, l में 2s 2p, m में 3s 3p 3d, n में 4s 4p 4d 4f। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ से एक
लाइन इस तरह से ओब्लिकली ड्रा कीजिए। फिर इसी लाइन में